जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। एज आई हैव प्रोमिस्ड टू यू कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपकी कंप्लीट फिजिक्स की क्लास यहाँ पे शुरू होने जा रही है, जिस क्लास के अंदर आपको 9th क्लास कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगी, साथ में 10th क्लास का कंप्लीट कवरेज मिलेगा। इस वीडियो को करने के बाद आपको अपने CDS 1 2023 या आने वाले किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें फिजिक्स आती है, अलग से फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए फिजिक्स का पोर्शन कवर करने के लिए इनफ है। और अगर आप CDS एग्जाम देने वाले हैं, एनडीए एग्जाम देने वाले हैं, CDS की अगर मैं बात करूँ तो 10 क्वेश्चन अगर पॉलिटी के आते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, बेशर्ते आप अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है, पहली जो हमारे पास इक्वेशन है या क्वेश्चन है या टॉपिक है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है हमारा मोशन। अब मोशन होता क्या है? मोशन आपका कोई भी चीज़ अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात करें तो अपनी अगर पोजीशन चेंज कर लेती है तो कहते हैं कि वो चीज़ मोशन में है, और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट में है। जैसे कि अगर मैं ये पेन को अभी मैंने मेरे हाथ पे रखा है, इसको मैं अगर कल आके देखूं, अपने आप हाथ को मत हिलाऊं, पेन को मत हिलाऊं, तो ये अपना रेस्ट की पोजीशन के अंदर है, क्योंकि आज से लेके कल तक के बीच में इसकी पोजीशन जो थी वही रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं अभी यहाँ पे हूँ और 2 सेकंड के बाद मैं यहाँ पर आ गया, तो क्या मेरे अंदर मोशन हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। यही आपका मोशन कहलाता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या हो सकती है? एक हो सकता है आपका रैंडम मोशन, कि एक चीज़ इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, किसी इधर भी जा रही है, पता ही नहीं लग रहा है उसको जाना कहाँ है, आना कहाँ है ना? तो वो हो गया आपका रैंडम मोशन, कि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से किसी भी तरह की मोशन होना, रैंडम मोशन। ठीक है। और क्या ऑप्शन हमारे पास? एक है ट्रांसलेशन मोशन, ओके, इसको समझेंगे। एक है रोटेशनल मोशन, कि कोई चीज़ रोटेट कर रही है आपकी गोल 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 गोल, तो होगा क्या? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। और क्या आपके पास? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ आपका टू एंड फ्रो की फॉर्म में मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको कहा जाता है कि वहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। एग्जाम्पल, आपने झूले देखे हैं, है ना? जो झूले ऐसे ऐसे करके झूलते रहते हैं तो वो टू एंड फ्रो हो रहा है, या पेंडुलम की मोशन को हम कह सकते हैं कि ऑसिलेशन कर रहा है, वो तो ऑसिलेटरी मोशन। और आपका ट्रांसलेशन मोशन के अंदर क्या आ जाता है? आपका यहाँ पे आपका रेक्टिलिनियर मोशन आ गया, कर्विलिनियर मोशन आ गया, या सर्कुलर मोशन आ गया। यानी कि सर कोई आपका डायरेक्ट डायरेक्शन में आप सीधा जा रहे हो, या फिर आप गोल गोल घूम रहे हो, या आप कोई भी कर्व बना के मूव कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपके यहाँ पे कवर हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं और कोई भी टाइप्स ऑफ मोशन हम डिवाइड करते हैं, सर करते हैं। कौन सी? एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोस्टली केसेस में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का हमने समझ लिया, उसके बाद वो कहीं भी जा रहा है, एक 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 करके हम पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि आप इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि 1 घंटे में अगर आप 3 किलोमीटर चले, उसके अगले 1 घंटे में भी 3 किलोमीटर चल रहे हो, उस मोमेंट पे आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर आप पहले घंटे में 3 किलोमीटर चल रहे थे, अगले घंटे में 4 किलोमीटर चल रहे हो, अगले घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हो, तो क्या अब भी आपकी यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, अब आपकी मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, कि आप सर्कल के अंदर मूव कर रहे हो, लेकिन सेम आपकी सेम डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो सेम टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रेट ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। रेट ऑफ मोशन से पहले हमें कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स, कुछ बेसिक बातें समझनी होगी। अगर हम वो समझे तो वो क्या है? तो जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है, तो ये समझ लेते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है आपका टोटल पाथ कवर्ड, है ना? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। मान लिया ए से बी की दूरी है 10 किलोमीटर, बी से सी की दूरी है, ये भी मान लिया हमने कितनी? 10 किलोमीटर। और ए से सी की दूरी कितनी है? ये मान लिया हमने 5 किलोमीटर। अब आप ए से बी गए और बी से सी गए, इस मोमेंट पे आप कितना चले? आप बाइक पे गए हो तो आपकी बाइक के मीटर में कितना शो करेगा कि कितना चले हो? आप चले हो 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, तो यानी आपका बाइक मीटर शो करेगा कि आप 20 किलोमीटर चले हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका
पाथ के ऊपर डिफाइन नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट आपका पोजीशन के ऊपर डिफाइन होता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और आपकी फाइनल पोजीशन क्या थी। तो जो आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है उसके जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे, ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, दैट इज 5 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी होगी आपने कवर की है जो, वो की है 20 किलोमीटर। अब मान लो कि आप ए से शुरू करते हैं, बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं और सी से वापस ए पे आ जाते हैं। सेम केस में यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर और यहाँ 5 किलोमीटर, ए बी और सी। तो ए से स्टार्ट किया, घूम के वापस ए पे आ गए। अब डिस्टेंस कितना किया, डिस्टेंस हमने किया 25 किलोमीटर, 10 + 5। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने, भाई जहां से शुरू किया था अगर वहीं आके हम रुक गए हैं तो फाइनल पोजीशन भी वही है, इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी क्या, कोई नहीं होगी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पे आ गया क्या, 0। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब वापस चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, हमारे माइंड मैप के ऊपर कि डिस्टेंस हमें पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग गई। अब समझ लेते हैं स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम और वहीं वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सेम डिफरेंस आपका स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा है, वो चीज। इट्स नॉट क्या फाइनल वेलोसिटी, इट्स नॉट द इनिशियल वेलोसिटी, इट्स द चेंज कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस कितना आया आपका, वो निकालना है। उसको डिवाइड करेंगे कि कितना टाइम लिया गया है वो डिफरेंस आने के अंदर, उसको अगर आप करते हैं डिवाइड तो आपका आ जाता है क्या, एक्सेलरेशन। ओके, और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जिसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और दोबारा से पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपका आंसर सही होगा वी विल रिप्लाई यू देयर, आंसर गलत होगा तो भी हम आपको सही आंसर वहां पे बता देंगे। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती हैं, यहाँ पे वो हैं v² - u² s = ut + ½ at² और v = u + at। अब इसके अंदर v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसको मेमोराइज आपको करके जाना है एग्जाम में। अगर गलती से एक या 2 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना होगा तो इसी बेसिस पे आएगा। अब क्या है यहाँ पे, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v है आपकी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, t इज द टाइम टेकन, s आपका है डिस्टेंस और a इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब सेम क्वेश्चन अगर मैं ग्रेविटेशन के अंदर बात करूंगा आपके साथ, अगर यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही होती तो ग्रेविटी के केस में, ग्रेविटेशन फोर्स के केस में अगर आपकी चीज नीचे आ रही है तो आप एक्सेलरेशन को ले लेंगे g, और अगर आपका ऑब्जेक्ट आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो आप एक्सेलरेशन को ले लेंगे -g। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CDS 2 के लिए, NDA 2 के लिए, FK 2 के लिए, आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासरूम प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, डिटेल में करवाए जाएंगे और साथ में आपको SSB के लिए भी गाइड किया जाएगा। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे बैचेस के अंदर तो इस दिए हुए नंबर पे आप नीचे देख के, जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, हमें बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं। दिस विल बी द फैकल्टी जो आपको पढ़ाएगी आपके एग्जाम के लिए, और ये वो लोग हैं जिन्हें 15 साल 20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपके एग्जाम के बारे में, जिन्हें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इन लोगों को आपके एग्जाम को प्रिडिक्ट करना आता है। तो आपका एग्जाम क्लियर होने की गारंटी रहेगी, लेकिन बशर्ते आप अपना होमवर्क डेली करके लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कि फोर्स क्या है और लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो फोर्स क्या होता है, सबसे पहले दो समझ लेते हैं। फोर्स होता है किसी भी बॉडी को पुश करना या किसी भी बॉडी को पुल करना। जब हम किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो कहा जाता है या माना गया है कि आपने फोर्स लगाया है, उसी चीज़ को आपका फोर्स कर रहा है। अब फोर्स के अलग अलग टाइप्स भी हो सकती हैं। कैसी, मस्कुलर फोर्स लगा सकते हो आप मसल्स की फॉर्म में, खुद से अपने हाथों से किसी को पुश या पुल करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है कि एक मैग्नेट को आप किसी लोहे की चीज़ के पास ले आएंगे तो उसको पुल कर लेगा अपनी तरफ। और ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ये भी एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। कंप्लीट चैप्टर ग्रेविटेशन के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसके बारे में आपको
सबसे ज्यादा याद रखना है। फ्रिक्शनल फोर्स आपका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन होती है। जिस भी डायरेक्शन में आपकी मोशन होगी सरफेस के कांटेक्ट में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स की टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स आपको याद रखनी है। पहली, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी आपकी ऑब्जेक्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक फॉर्म में है। ओके, थ्री टाइप्स कौन सी हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। दीज आर द 3 टाइप्स हम कह सकते हैं। और इसमें आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब आपकी बॉडी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई है, इस मोमेंट के ऊपर भी इस बॉडी का और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे रखा, अब मैं इसको आगे धक्के देने की कोशिश कर रहा हूँ, पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये फिर भी मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है। लेकिन अब मैं इसको बहुत जोर से पुश करता हूँ तो ये अपनी क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेगा, चरम सीमा पे पहुंचेगा कि इससे एक थोड़ा सा भी मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा ना तो ये मूव कर जाएगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट आपके स्टैटिक फ्रिक्शन का है ना, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब आपकी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगी हुई है, वो ट्राई कर रही है मूव करने का, बट मूव नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम पे कौन सा फोर्स लग रहा है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो उस मोमेंट पे लगने वाले फोर्स को आपका रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर आपका स्लाइड कर रही होते हैं तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। आई होप फ्रिक्शन का टॉपिक आपके लिए क्लियर होगा। अच्छा जी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? उससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं हम। एक चीज होती है आपका मास। मास होता है कि आपका ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट कितना है, जितना उसमें कंटेंट होगा उसको कहा जाता है कि इसका उतना मास है। ठीक है, वेट के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूं तो वेट को ना हम लोग गलत समझते हैं। मोस्टली हम में से लोग वेट को मेजर भी केजी में करते हैं और वेट को हम समझते हैं कि हमारे वजन की बात हो रही है। नहीं सर, वेट आपका एक तरीके का फोर्स है। और अब वेट सर फोर्स है, वो कैसे है वो अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, सपोज दिस इज द पेन, इसके अंदर कुछ मास है, अगर मैं इसको फेंक दूंगा तो इसके अंदर वेलोसिटी भी आ जाएगी। मास इनटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम, यानी कि इसके अंदर मोमेंटम होगा जब मैं इसको फेंक दूंगा। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कि दो बॉडीज हैं, इसके अंदर कुछ मोमेंटम है ना, इसके अंदर कुछ मोमेंटम है, वो दोनों बॉडीज का, सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका तो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो वो आपका हमेशा कंजर्व रहेगा। कोलिजन से पहले इनका जो मोमेंटम होगा वही आपका कोलिजन के बाद भी मोमेंटम रहेगा। दिस इज क्या? दिस इज आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी में हम बात कर चुके हैं ग्रेविटेशन की फॉर्म में। अगर आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करें तो कहाँ क्या आएगा वो हमने अभी पिछली स्लाइड में समझ लिया था। अभी समझते हैं हम न्यूटन बाबा के लॉज को, कि न्यूटन बाबा ने 3 लॉज दिए थे। अब 3 लॉज तो बाबा ने दे दिए, वो 3 लॉज क्या क्या थे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या आता है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आपको इनर्शिया के बेसिस पे आपका समझा जाता है। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी की टेंडेंसी कि वो अगर स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। दीज आर द 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, इफ ए बॉडी है ना, कोई भी बॉडी अगर आपका रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आपका मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी या रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। सर कोई प्रूफ इस चीज का? ये पेन यहाँ रखा है, अगर इसको कोई छेड़ेगा नहीं तो ये रखा रहेगा ना। सेम अगर ये मूव कर रहा है, अगर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं लगेगा तो ये स्लाइड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। जब तक किसी से जिससे टकराएगा नहीं, अगर टकराएगा तो वो भी क्या होगा? वो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तीसरा, गाड़ी के ऊपर आपने कुछ सामान रखा, पुरानी पिक्चर्स में देखते हैं गाड़ी के ऊपर विलन बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, आप गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेज और हीरो क्या करते हैं? गाड़ी को मोड़ देते हैं एकदम से, तो उससे क्या होगा? आपको ऊपर बैठा हुआ विलन सीधा जाता है, वो नहीं मुड़ पाता है। वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है आपकी बॉडी, वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे याद करना है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन को याद करना है हमने F = ma, कि जब भी फोर्स लगेगा, जब भी थप्पड़ पड़ेगा तो सबसे पहले मा याद आएगी, है ना। फोर्स इक्वल टू थप्पड़ यानी फोर्स, मा यानी ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपका क्या कहता है? ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये तो हम सब ने पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब फर्स्ट लॉ के, सेकंड लॉ के, थर्ड लॉ के अगर कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, तो फर्स्ट लॉ का एग्जांपल क्या हो सकता है? आप बस में हैं, है ना, बस चल रही है, एकदम से बस वाले ने ब्रेक मारे तो आप आगे की तरफ गिरते हैं। आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी बस के साथ मूव कर रही होती है, आपके पैर बस के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर हैं। जैसे बस रुकी आपके पैर भी रुक गए, बट आपकी अपर बॉडी को कोई बताना भूल गया था कि रुकना होता है, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे गिर जाती है। सेम बस के आप खड़े हैं, बस रुकी हुई है, एकदम से बस चलना शुरू कर देती है, आपके पैर तो आगे निकल लिए बस के साथ साथ, बट अपर बॉडी को इस बार फिर किसी ने नहीं बताया कि भाई चलना होता है, तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिरती है, राइट। आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जांपल्स, हम गन फायर करते हैं तो आपकी बुलेट आगे जाती है, रिकॉइल पीछे की तरफ होता है। स्विमिंग करते हैं, हम पानी को पीछे धक्का देते हैं, पानी हमें आगे धक्का देता है, रॉकेट प्रपल्शन होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, फर्स्ट लॉ के, थर्ड लॉ के, ऑल्सो सेकंड लॉ का कोई एग्जांपल आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे होंगे, ठीक है। अब बात कर ले, मैंने बोला था कि वेट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा कि वेट आपका फोर्स कैसे है। वेट क्या होता है? वेट होता है आपका मास, जो भी मास आपके अंदर है, जितना भी कंटेंट आपके अंदर है, आपका वेट आपने सुना है ना कि अर्थ पे अलग है, चांद पे अलग होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ पे और चांद पे ग्रेविटेशन अलग अलग है, तो आपका वेट अलग होगा, मास आपका कहीं अलग नहीं होगा। मास आपका इस पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ, आपका मास हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या कांस्टेंट नहीं रहता? वेट। वेट क्यों कांस्टेंट रहता? क्योंकि जी यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है, तो मास इनटू जी, ग्रेविटी आपका कहलाती है वेट। अब सर आपका ये फोर्स कैसे है सर? ये तो अब भी नहीं समझ में आया हमें। अभी पढ़ा था हमने फोर्स की डेफिनेशन सेकंड लॉ में, क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास, मास ही तो है जी। ग्रेविटी क्या है? एक्सीलरेशन ही तो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वही तो है आपका जी। तो मास इनटू ग्रेविटी आपका क्या है? फोर्स है। फोर्स का क्या नाम रख दिया? इसका, इस फोर्स का नाम रख दिया वेट। तो वेट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, जो कि आपकी फोर्स की यूनिट है। तो किलोग्राम किसकी यूनिट है? वो है आपकी मास की यूनिट। अब ऐसी फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में भी हम डिस्कस। तो हमारी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं? एक तो आपका है मास, है ना, मास को मेजर करते हैं हम केजी के अंदर। दूसरा है हमारा लेंथ, है ना, इसको किस चीज़ के अंदर मेजर करते हैं हम? मीटर के अंदर। टाइम, टाइम को किस चीज़ में मेजर करते हैं? सेकंड के अंदर। और क्या है? और है हमारा करंट, है ना, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं कैंडेला के अंदर। 1 2 3 4 5 कितने बताई सर? 7 बताइए आपने। एक होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको किस में मेजर किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है आपका मोल के अंदर, कि कितने मोल सब्सटेंस है आपका सब्सटेंस कितने मोल है। और जो एक क्वांटिटी आपकी बच गई वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे होंगे, ठीक है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं हमारे पास। कौन सी हैं? एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में। अब प्लेन एंगल क्या है? कोई भी एंगल जो एक प्लेन के ऊपर बना हुआ है उसको प्लेन एंगल कहते हैं, तो इसको मेजर करते हैं रेडियन में। एक होता है सॉलिड एंगल, वो यानी 3D के अंदर जब इसकी बात कर रहे होंगे हम, तो उसका किस में मेजर करते हैं? स्टेरेडियन के अंदर, ठीक है। अब होती है तो होगी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि ये अपने आप में कंप्लीट हैं, अपने आप में पूरी हैं। तो पूरा क्या नहीं है? ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स का भी एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को कि एरिया, है ना, एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ भी तो अपने आप में एक लेंथ है, सही बात है सर, है ना। तो मतलब लेंथ इनटू उसकी, यहाँ से इधर मेजर किया, यहाँ से इधर लेंथ मेजर की, तो वही है सर। तो ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। इन दोनों की हेल्प से आपका एक नई यूनिट निकाल ली हमने, क्या? एरिया। तो जो यूनिट्स है ना आपकी फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम निकाल लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, आपकी कोई भी बॉडी जिसके अंदर मास होगा वो किसी दूसरी बॉडी जिसके अंदर मास होगा, डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर मास होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों बॉडीज जिनके अंदर मास होगा वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, और जो अट्रैक्ट करती हैं उसका रीजन हम किसी और दिन किसी और क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों अट्रैक्ट करती हैं ग्रेविटेशन फोर्स, आखिर लगता क्यों है। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको नहीं पता है या आपको जानना है कि सर क्यों लगता है तो नीचे आप हमें बता दीजिए, हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आप लोगों के लिए ले आएंगे। ठीक है, अब ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया। ग्रेविटेशन हमने क्या पढ़ा कि एक ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, और एक ऐसा फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कोई भी एक बॉडी हमेशा दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, और जिस फोर्स से करती है उसका नाम होता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। इसकी आपकी इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। सेम इक्वेशन से यहाँ भी है कि अगर वो आपका नीचे आ रहा ऑब्जेक्ट तो हमें एक ही जगह जी लेना है और वो पॉजिटिव लेना है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो वो हम माइनस जी यहाँ पे ले रहे होंगे। ठीक है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये रहा फोर्स दैट बाइंड द अर्थ, कि आपके अर्थ को किसने बाइंड कर रखा है सन से, ग्रेविटेशन फोर्स ने। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इसी वजह से है। दिस एक्सप्लेन कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हैं। दिस एक्सप्लेन कि हमारे सन और मून की वजह से टाइड्स कैसे आ रही हैं। अब सर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार वो और बता दो ना। अभी बता देते हैं। जब भी आपकी कोई बॉडी, पहले इसके लिए हमें दो फोर्सेस के बारे में बात करनी है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स आपके कब लगते हैं, जब आपकी बॉडी आपका सर्कुलर मोशन में हो, रोटेट कर रही हो, गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रही हो, हम कह सकते हैं। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वहां पे फोर्स लगते हैं दो, एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कौन सा कब लगता है, एक अब इसको समझते हैं हम, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, राइट, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएं, अगर भूल जाएं तो एग्जाम में हम याद भी कर सकें उस चीज़ को। सपोज करो कि आपके हाथ में एक धागा है, एक रस्सी है, कुछ भी है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके एक एंड पे आपने एक पत्थर को बांध दिया है। अब आप उसको गोल 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 घुमा रहे हो, वो घूम रहा है, राइट। अब आपकी जो रस्सी है वो आपके उस पत्थर को बांधे हुए है, जिसकी वजह से उसकी इनवर्ड्स एक फोर्स है जो आपकी स्ट्रिंग को पुल कर रहा है ना, कि आपकी स्ट्रिंग ऐसे नहीं है, टेढ़ी लटकी हुई मुरझाई हुई नहीं है, वो सीधी है ना। तो उसको जो अंदर की तरफ पुल कर रहा है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी लगा हुआ है। बट आपने क्या किया, आपने उसको रोटेट किया गोल 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 गोल, और एकदम से आपने छोड़ दिया या क्या हुआ, आपकी रस्सी बीच में से टूट गई। तो जब वो रस्सी आपकी टूटी, उसी मोमेंट पे क्या होगा, आपका टेंजेंट की फॉर्म में, ये क्वेश्चन आपका पहले सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर आप ऐसे रस्सी घुमाते हैं, अगर वो टूट जाता है तो आपका जो पत्थर है वो किधर जाएगा। तो अभी समझते हैं कि वो हम गोल गोल घुमा रहे हैं रस्सी के साथ पत्थर को बंधे हुए को, और हमारी रस्सी बीच में से टूट जाती है। जैसे ही हमारी रस्सी टूटी, जिस पॉइंट पे टूटी उसी पॉइंट पे उस सर्कल के टेंजेंट की फॉर्म में हमारा पत्थर जाके गिरता है। अब वो अंदर क्यों नहीं गिरा, बाहर क्यों नहीं गिरा, बाहर क्यों गिर रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, और बाहर की जो तरफ फोर्स लगता है आपके सर्कुलर मोशन की वजह से, वो आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। अब मेरे को बताओ, ये आपका अर्थ है मान लिया सर, और ये आपका छोटा सा मून है, ये भी मान लिया, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स पुल किसका ज्यादा होगा, उसका पुल ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा उसका ग्रेविटेशन का पुल उतना ज्यादा। डन। तो ये मून को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो अट्रैक्ट कर रही है तो ये इसके अंदर भिड़ जाना चाहिए ना, टकरा जाना चाहिए, है ना, धरती के ऊपर आ जाना चाहिए चांद को, बट ये आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने इसके अंदर टकराने से बचने के लिए गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। गोल गोल घूमने से क्या होगा, गोल गोल घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा, कि बाहर की तरफ ये इसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर की तरफ आपका पुश होगा। अब ये एक बाहर की तरफ खींच रहा है, कोई अंदर की तरफ खींच रहा है, तो वो हिलेगा अपनी जगह से, नहीं हिलेगा। तो क्या कर रहा है, जस्ट गोल गोल घूम रहा है और अपनी इस पोजीशन को स्टेबल किए हुए है। यही रीजन है कि चांद धरती के चारों तरफ घूमता है और धरती और बाकी ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। सेम रीजन आपका इवन प्लैनेट जितनी बड़ी चीज से लेके आपके एटम्स तक सेम लॉज आपके अप्लाई होते हैं, कि आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों रोटेट करते हैं, उसके पीछे भी यही रीजन है कि उनके रोटेट करने का क्या रीजन है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे आपका अट्रैक्शनल फोर्स लगती है, आपका प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियस
और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मर्ज ना हो जाए, टकरा ना जाए, इस चीज से बचने के लिए वो गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है? अगर हम फिजिक्स की डेफिनेशन में जाएं तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो वो नेचर आपका हर एक बॉडी के ऊपर आपका अप्लाई होता है, वो लॉज आपका हर एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। हमें ये समझ में आ गया कि सर अर्थ कैसे बाइंड किए हुए है अर्थ को, या मोशन कैसे होता है, वो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मास एंड वेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एक केस हमें और समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, वो आपके एग्जाम के अंदर आता ही आता है, और वो अगर आपने गलत किया तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वो क्या होता है? वो आता है आपका लिफ्ट का केस, कि आपकी लिफ्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस बेसिस पे आपका बताया जाए कि उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा। तो वो हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए, ये हमने मान लिया कि आपकी लिफ्ट है। हाँ, ये हमने मान लिया कि हमारी लिफ्ट है, मान लिया। देयर इज ए पर्सन ए, ठीक है, देयर इज ए पर्सन ए। इसने यहाँ पे अपना वेट चेक कर लिया, ये मान लो ये आ गया आपका 100 kg के राउंड, मान लिया वेट 100 kg। एक्चुअली kg में वेट होगा ही नहीं, सेम मिस्टेक सभी करते हैं। 100 न्यूटन के राउंड, kg में किस चीज़ को मेजर करते हैं हम? मास को, ठीक है। 100 न्यूटन के राउंड इसका क्या आ गया है? यहाँ पे वेट आ गया है। अब ये लिफ्ट के अंदर खड़ा हो गया है, लिफ्ट के अंदर ये भैया हमारे खड़े हो गए हैं, तो क्या इनका वेट चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि सिर्फ खड़े ही तो हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मास चेंज हो जाएगा? मास तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जानी शुरू करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो क्या अब इनका मास चेंज होगा? मास तो भाई कभी चेंज होता ही नहीं है। तो आपको वर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि आपका वर्ड क्या दिया गया है वहाँ पे। अगर मास लिखा हुआ है ना, तो वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में कोई भी लिफ्ट लगा लो, मास नहीं चेंज होगा। तो क्या चेंज हो सकता है? वेट। बट क्या इस केस में वेट चेंज होगा? आप में से बहुत लोग हाँ बोल रहे होंगे, बहुत लोग ना बोल रहे होंगे। तो नहीं होगा। जब आपकी लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगी या नीचे भी आएगी, दोनों केसेस में इसका ना तो मास चेंज होगा ना आपका वेट चेंज होगा। सर हमने तो पढ़ा था ना कि चेंज होता है। सर आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा था कि चेंज होता है, बट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तब नहीं होता है। वो कब होता है? जब उसके अंदर कोई एक्सेलेरेशन होती है, वो तब चेंज करता है, जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है आपका, ठीक है। अब समझते हैं, अगर ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तब इसका वेट घटेगा या बढ़ेगा, वो हमें समझना है। तो इसको ऐसे तो हम याद कर सकते हैं इस मोमेंट पे, आप रट भी लोगे, बट अगर आप एग्जाम में भूल गए तो क्या करोगे? तो आप ये करेंगे, जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं अभी, आप अपने फ़ोन के दूसरी तरफ बैठ के सेम एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे मेरे साथ। आपको अपना हाथ लेना है, आपको दूसरा हाथ लेना है। ये नीचे वाला हाथ आपका लिफ्ट का सरफेस है, और ये ऊपर वाला हाथ आपका एक बॉडी है। अब आपने इसको ऐसे रखा हुआ है, तो आपका ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है जिसका नाम वेट है ना, ये नीचे की तरफ लगा रहा है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को हिलाए बिना ऊपर की तरफ पुश करूंगा, तो क्या मेरे को यहाँ पे ज़्यादा फोर्स फील हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ज़्यादा फोर्स फील होने का क्या मतलब है? ज़्यादा फोर्स फील होने का मतलब है ज़्यादा वेट होना, तो उसका वेट इस केस के अंदर बढ़ जाएगा। अब मैं नीचे दोबारा से लिफ्ट का सरफेस रखा, ऊपर दोबारा से एक बॉडी खड़ी है, अब नीचे वाले को नीचे ले गया। अब नीचे वाले को जैसे मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो क्या जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा था सेम है? नहीं भाई, अब तो बहुत कम फोर्स फील हो रहा है मेरे को। तो जो कम फोर्स फील हो रहा है मतलब कम वेट हो जाएगा। अगर आपकी लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है, ऊपर जा रही है उस मोमेंट पे, तो आपका वेट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा अभी हमने देखा। और अगर आपकी नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, नीचे की तरफ आते वक्त एक्सीलरेट कर रही है, तो आपका वेट घट जाएगा। गुड। एक केस होता है फ्री फॉल का। फ्री फॉल का केस क्या होता है कि आपकी लिफ्ट की मैं तार काट दूं, आपकी लिफ्ट की अगर मैं तार काट दूं तो क्या होगा? आपकी लिफ्ट नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी सर, लेकिन किस एक्सेलरेशन से गिरेगी? जी। और आपके ऊपर भी तो जी लग रहा होगा ना, राइट? तो इस केस को कहा जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल होगा मतलब आपको वेटलेसनेस फील होगी। क्या फील होगा? वेटलेसनेस फील होगी। आपको लगेगा कि आपका वजन जीरो है, आपका वेट जीरो है, फोर्स नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रिलेटिव जी है वो जीरो हो गया होगा इस मोमेंट पे, और आपका वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशन, ठीक है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली चीज़ें क्लियर रहेंगी और एग्जाम में भी याद रहेंगी, तो इस एक्टिविटीज़ को करना ज़रूर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन को समझने से पहले हम पढ़ लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। हम पढ़ लेते हैं किसको? आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन ए फ्लूइड, यानी कि लिक्विड की अगर बात कर रहे हैं, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब अपथ्रस्ट क्या होता है? या ये क्या बातें कर रहे हैं आर्किमिडीज भैया? आर्किमिडीज भैया ये कह रहे हैं जब भी आप किसी बॉडी को पानी के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर आप सबमर्ज करते हैं, या तो कंप्लीटली कर लेते हैं या उसको पार्शियली भी करते हैं, दोनों केसेस के अंदर उसका जो अपथ्रस्ट यानी आपको ऊपर की तरफ वापस एक फोर्स फील होता है, जो आपको वापस पानी की तरफ से ऊपर फोर्स फील होता है, उसी का नाम अपथ्रस्ट है। वो कितना होता है? वो उतना होता है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, की आपकी बॉडी ने जितना पानी डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल आपका अपथ्रस्ट आपको फील होता है। और इसी बेसिस पे आपकी सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ फ्लोट कर रही है तो कर पा रही है, और नहीं कर पा रही है तो नहीं कर पा रही है, दोनों केसेस के अंदर आपका अपथ्रस्ट का रोल रहता है। हम पढ़ लेते हैं अभी लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या है। W1 हमने मान लिया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और W2 हमने मान लिया कि आपका अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड है। अगर आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका ऊपर वापस लगने वाले फोर्स से बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आपकी चीज़ें डूब जाएंगी। बिल्कुल। अगर आपके ये दोनों इक्वल होंगे तो आप जहाँ पे उसको छोड़ दोगे वो वहीं पे फ्लोट करता रहेगा। और अगर आपका अपथ्रस्ट आपका ज़्यादा है आपके वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आपकी चीज़ें फ्लोट करना शुरू करेंगी। यही एक रीज़न है कि आपकी सुई भी कई बार डूब जाती है और आपके पानी के जहाज समंदर के ऊपर तैरते रहते हैं, है ना? ठीक है। और कुछ समझना है इसमें? सर समझना है। एक समझना है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है इट इज़ द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम। आपका क्या कहलाता है? डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, या यूनिट क्या रहेगी इसकी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं इन चीज़ों की? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ यूज़ हो सकता है? लैक्टोमीटर्स के अंदर यूज़ होता है। आपको पता होना चाहिए लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर के अंदर डिफरेंस क्या है। लैक्टोमीटर आपका यूज़ हो, लैक्टो का रूट वर्ड है, लैक्टो इज रूट वर्ड जिसका मतलब होता है मिल्क, दूध। तो लैक्टोमीटर क्या काम करेगा? लैक्टोमीटर काम करेगा आपकी प्योरिटी को मेजर करने का। किस चीज़ की प्योरिटी मेजर करने का? मिल्क की, कि वो कितना प्योर है। और हाइड्रोमीटर क्या करता है? सर पानी की प्योरिटी मेजर करता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बट ये वो नहीं करता। ये क्या करता है? ये डेंसिटी को आपका मेजर करता है लिक्विड की, कि आपके लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, कितना डेंस है। अच्छा, फोर्स क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रेशर क्या होगा आपका? प्रेशर होगा आपका थ्रस्ट बाय एरिया। रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू दैट ऑफ वाटर। की रिलेशन बताना है ना, तो रिलेशन तो दो चीजों के बीच में होगा। एक तो सब्सटेंस जिसकी हमें डेंसिटी निकालनी होती है, दूसरी क्या चीज होगी? दूसरा होगा हमेशा पानी। हम रिलेटिव डेंसिटी हमेशा पानी के कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं किसी भी चीज की, है ना? तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी आपकी उस सब्सटेंस की डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया गया है? आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप में से कुछ अगर बच्चों को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर जानना चाहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया जाता है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में, कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्क क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज, कि वर्क आपका होता क्या है। जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, फोर्स पता है किसी चीज को पुल करना है या पुश करना। जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो चीज अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमने वर्क किया है। और अगर वो डिस्प्लेस नहीं होती है तो कहेंगे वर्क नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भाई क्या किया, एक कुर्सी रखी थी, कुर्सी को धक्का मारा, कुर्सी अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह पे चली गई, मतलब आपने कुछ काम किया है, वर्क डन किया है। कितना किया है वो हम गिन लेंगे बाद में, बट किया है ये बात श्योर है। लेकिन वहीं आप एक दीवार को धक्का मारना शुरू कर दो, आपके दीवार को पुश किए जा रहे हो, सुबह से रात होगी, रात से सुबह होगी है, आपकी दीवार है कि हिल के नहीं दे रही।
अगर आपके वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा दीवार में, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि आपका वर्क डन कितना है, वर्क डन आपका 0 है। ठीक है, ठीक है। तो आपका वर्क क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, और cos थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है cos थीटा सर? अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी केस के अंदर अगर आप एक टोकरी को उठाते हो अपने सिर पे रख लेते हो, अब आपने रख ली सिर पे, वो आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और आप मूव कर रहे हो इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो आप कहोगे सर मैं मूव कर रहा हूं ना, वो पहले टोकरी यहाँ पे मेरे सिर पे थी, अब वो टोकरी यहाँ पे मेरे सिर पे है, तो वो टोकरी यहाँ से यहाँ भी तो आ गई है। नहीं सर, वो आपके सिर के ऊपर थी, वो सिर के ऊपर ही है, क्योंकि आपने मोशन तो इधर किया है, आपने फोर्स तो इधर नीचे की डायरेक्शन में आपका लगा है, मोशन आपका उसके परपेंडिकुलर हुई है। तो cos 90 डिग्री कितना होता है आपका, cos 90 डिग्री आपका 0 होता है। ठीक है, चलो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप पुश कर रहे हो किसी वॉल को, आपका वर्क डन फिर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब बात कर लेते हैं सर एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है आपकी कैपेसिटी, कि अब हम कहते हैं ना कि यार थोड़ा सा काम करने के बाद यार एनर्जी नहीं बची है हमारे अंदर, तो वो एनर्जी कौन सी, यही एनर्जी है वो, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, आप कितना काम कर सकते हो। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यूनिट क्या होती है एनर्जी की, यूनिट होती है जूल, या फिर अभी तो बोला यार क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, और आपका 1 जूल आपका 10 टू द पावर 7 ERG के इक्वल होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, पता है सर। और कोई चीज हमें पता होनी चाहिए, एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले पावर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पावर के बारे में क्या पढ़ेंगे, पावर होता क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि जिस रेट से आप काम कर रहे हैं उस रेट को आपका पावर कहा जाता है, उस रेट को आपका पावर कहा जाता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि पावर इज इक्वल टू, जब भी आपको रेट के बारे में बात करें ना तो वो नीचे टाइम आ जाता है। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क, तो ये आपका है पावर। ठीक है, यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है या तो वर्क की होती है हमारी जूल, जूल पर सेकंड कह सकते हैं, या इसी को हम वॉट कह सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, वापस एनर्जी पे आ जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो समझते हैं। एग्जाम में आपको पूछ लेगा कि इस केस के अंदर आपकी जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है वो फॉर्म कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं आपके फैन की, आपका फैन अगर मैं चला देता हूं, आपका फैन गोल गोल घूम रहा है, आपका फैन जो घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी सर, उसके बाद वो कौन सी एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा है, आपका मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, राइट सर। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे कि आपका जो बल्ब होता है वो क्या करता है, मोटर से क्या होता है, मोटर सेम चीज करती है, जनरेटर से क्या होता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी, अगर मैकेनिकल की बात करूं मैं, तो 2 तरह की एनर्जी हमारी हो सकती है। एक हो सकती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के अंदर डिफरेंस हम समझ लेते हैं, कौन से होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपकी किसी भी तरह की मोशन की वजह से होती है, वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और जो आपकी पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। दीज आर सम अदर फॉर्म ऑफ आपका एनर्जीज। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है साउंड। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है साउंड के बारे में। तो साउंड के बारे में हमें क्या समझना है, कुछ समझना है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है आपकी वाइब्रेशन से। मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, तो ये कैसे हो रहा है, मेरे यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से मेरी साउंड सराउंडिंग्स में जा रही है। अब सराउंडिंग्स में जा रही है, क्लियर है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद वो माइक में जा रही है। माइक का क्या काम है, माइक का काम है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसने कन्वर्ट कर दिया, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आपके यूट्यूब के ऊपर स्टोर हो गया। अब ये वहाँ पे जब आप वीडियो प्ले कर रहे हो तो क्या हो रहा है, तो आपका जो स्पीकर है वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में वापस कन्वर्ट कर रहा है और आपको वो सुनाई दे रही है, वो कन्वर्ट कर रहा है। तो वहां पे आपकी वाइब्रेशन हो रही है, वहां पे वाइब्रेशन हो रही है, इस रीजन से आपके फोन के स्पीकर से आवाज आ रही है। अगर वहां पे वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपको कुछ सुनाई ही नहीं देगा।
अब वेव नेचर जो होता है, ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं. इट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. ये ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रही है आपकी साउंड, ये आपका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में मूव कर रही है. क्या मतलब है कि एक जगह पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कंप्रेस्ड हो रखी है चीज़ें, फिर यहाँ पे कंप्रेस नहीं है, फिर यहाँ पे फिर कंप्रेस हो रखी है, फिर कंप्रेस नहीं है. इस फॉर्म में आपका वेव जो है वो मूव करती है. रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. आपकी साउंड को मूव करने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. बिना मीडियम के आपकी साउंड प्रोपगेट ही नहीं कर सकती है, उसको मीडियम चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर सर आप चांद पे जाके मैं आपके वीडियो सुनना चाहूँ तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, नहीं सुन पाओगे. इसका मतलब सर मैं चांद पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे किसी ने बम फोड़ दिया तो मेरे को आवाज़ नहीं आएगी, नहीं आएगी. इसका मतलब मैं चांद पे या जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जहाँ पे गैस ही नहीं है, जहाँ पे सॉलिड ही नहीं है, जहाँ पे लिक्विड ही नहीं है, वहाँ पे अगर आपकी आवाज़ तो गूंजेगी नहीं, किसी की आवाज़ गूंजेगी नहीं, मैं सुन ही नहीं सकता, नहीं सुन सकते, क्योंकि आपकी आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. ठीक है. और क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव साउंड. ऑडिबल रेंज क्या होती है हमारी? ऑडिबल रेंज होती है हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक. ये वो रेंज है जिस रेंज में हम लोग यानी ह्यूमंस सुन सकते हैं. अगर अच्छा मेरे को आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसको क्या बोला जाता है, और आपका 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोला जाता है? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो ज़रूर बताएंगे. यूनिट सिंबल फॉर्मूला है ना, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये क्या होता है अभी हम समझेंगे. और स्पीड की साउंड की स्पीड की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड, और आपका 22 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे आपका 344 मीटर पर सेकेंड आपका साउंड की स्पीड होती है. यानी कि इसका ये मतलब है सर जो आपकी स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है? वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और वो जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है उस मीडियम के ऊपर भी आपका डिपेंड करती है. तो आपकी साउंड दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस स्पीड से जाएगी, है ना. एक तो मीडियम, दूसरा टेम्परेचर क्या है. अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में. रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड प्रूफ वॉल्स आर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल विच गिव्स प्रिवेंशन ऑफ साउंड. अब आपने हॉल्स वगैरह के अंदर सुना होगा कि आपकी जब आप मूवी देखने जाते हैं तो अंदर तो मूवी चल रही है, आपका तो ऑडिटोरियम के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, बट बाहर तो आवाज़ नहीं आ रही होती उसकी. क्यों? वो ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि वो आपकी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस रीजन से आपकी बाहर आवाज़ नहीं आती है. रिवर्बरेशन क्या होता है? इट इज़ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स. आपकी लाइट की तरह साउंड रिफ्लेक्ट करती है, और जब मल्टीपल आपका रिफ्लेक्शन होंगी तो उसके लिए टर्म है आपका रिवर्बरेशन. इको क्या होता है? इको हम सभी को पता है. इको हमें पता है क्या होती है. जब हम पहाड़ों में जाते हैं, नाम चिल्लाते हैं, तो हमारी आवाज़ हमें थोड़े टाइम के बाद वापस सुनाई देती है, उसी को इको कहा जाता है ना. तो इन टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड आपका 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. और हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, है ना. तो वो बहुत सिंपल है कि आपका इंसिडेंट साउंड, आपका रिफ्लेक्टेड साउंड, तो दोनों जो एंगल्स क्रिएट कर रहे होंगे नॉर्मल के साथ वो सेम होंगे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड साउंड और इंसिडेंट साउंड आपका सेम प्लेन के अंदर आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे. डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड ड्यूरिंग एन इको इट शुड बी 2D. ओके. सोनार क्या होता है? सोनार का काम क्या होता है? सोनार की फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और सोनार का काम क्या है? आपका नेविगेशन करने में काम आता है, आपका डेप्थ ऑफ सी को बताने में काम आता है, या आपका सर्च ऑपरेशंस के अंदर काम आता है. अब काम कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ. ये आपका सोनार क्या करता है? आपका रेडिएशंस छोड़ता है. वो किसी चीज़ से टकराती है और टकराने के बाद आपकी रेडिएशंस वापस आ जाती हैं. तो किस स्पीड से छोड़ी हमें पता है, कितने टाइम बाद आई हमें पता है. अगर हमारे पास टाइम भी है, स्पीड भी है, तो क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं. हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस तरीके से, और हमें पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो कहाँ है और कितनी दूर है हमसे. ये बातें हमें पता चल जाती हैं. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है लाइट. लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेयरफेक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन और रेयरफेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है और रेयरफेक्शन होता क्या है. हमें ये तो पता लगे. ये कोई आपका सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर आपकी कोई रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है, उसके बाद वो सेम मीडियम के अंदर आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है.
जो आपकी लाइट जिस डायरेक्शन से आई, जिस मीडियम से आई, अगर उसी मीडियम में रह गई टकराने के बाद, तो इसको कहा जाता है आपका रिफ्लेक्शन। लेकिन ये आपका एक मीडियम होता, मान लो ये आपका पानी होता, ये आपकी रे ऑफ लाइट आई है और ये इससे टकराने के बाद ये आपका अंदर ही चली जाती है इसके, तो इसको कहा जाता है आपका रेयरफेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जिस मीडियम से आपकी लाइट आ रही है उसी मीडियम के अंदर लाइट का वापस जाना आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। जब लाइट आपका मीडियम चेंज कर लेती है और तो उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, उस बारे में। सबसे पहला आपका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अभी हमने जैसे देखा था, एक इंसिडेंट रे आई थी, एक आपका रिफ्लेक्टेड रे आई थी, दोनों आए थे। तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दोनों आपके इक्वल होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका सेम होता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि आपका इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे और आपका जो नॉर्मल होता है, ये तीनों चीजें आपकी सेम प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी अपने लॉज हैं, दो लॉज कौन से हैं, एक है आपका द रेशो। अब इसमें क्या होगा, इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के साइन एंगल की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रेशो आपका साइन, मतलब कहने का मतलब है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, आपका हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। और सेकंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, द पॉइंट, ये सारे आपके सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, सेम एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम ही था ये, इसमें ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं था, हमें देखने को मिला। तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे मिरर की तरफ कि मिरर्स कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं या क्या क्या केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर कौन सा होता है? प्लेन मिरर वही है जो आप अपने घर में देखते हैं, जिसमें आप सुबह उठते ही अपनी शक्ल देखते हैं, वो वाला शीशा आपका प्लेन मिरर कहलाता है। अब प्लेन मिरर की भी कुछ खासियत होती हैं। हम जो उसमें ऑब्जेक्ट की फोटो देखते हैं, यानी हम हमारा जो चेहरा देखते हैं उसमें जो इमेज होती है वो हमारे साइज की होती है, तो उसमें जो इमेज आपकी फॉर्म होती है वो आपकी सेम साइज की होती है। क्लियर है? वो इरेक्ट दिखती है हमें, वो इरेक्ट होती है, कोई इशू नहीं है। वर्चुअल होती है, रियल में तो नहीं है, हमारे साइड में कोई बंदा यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा होता, वो स्क्रीन के उस तरफ बन रही होती है, तो वो क्या होती है? वर्चुअल होती है। और इसके अलावा और कोई चीज़ें, उस आपका लेफ्ट इमेज का राइट होता है, आपका राइट इमेज का लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को कहा जाता है आपका लेटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं इसको? लेटरली इन्वर्टेड। तो जब भी आपका प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी और आपका लेटरली आपका इन्वर्टेड होगी। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब एक बात और समझनी है कि मिरर हमेशा आपका प्लेन ही नहीं होता, मिरर आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, मिरर आपका कनकेव मिरर भी हो सकता है, मिरर आपका कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। अब आपका कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, ये आपका कब और कैसे पता लगेगा? जब आपका जिस साइड हमें हमारी शक्ल दिखती है वो आपकी पॉलिश साइड होती है, तो जो साइड आपकी पॉलिश्ड है अगर वो इनवर्ड है तो आपका कनकेव मिरर कहलाएगा, और अगर वो आउटवर्ड साइड पे पॉलिशिंग हो रखी है तो वो आपका कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है, अब कनकेव मिरर के बारे में कुछ और यूज कहाँ होता है आपका? कनकेव मिरर के यूजेस होते हैं आपके टॉर्चेस के अंदर, हेडलाइट्स के अंदर, फ्लड लाइट्स के अंदर, सोलर डिवाइसेस के अंदर, इन सब जगह। और आपका कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? व्हीकल्स की सिक्योरिटी कैमरास में। एक बात आप समझ लीजिए, लेंसेज में और मिरर में ना एक बात आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी हो जाएगा। क्या याद करना है? कि कन्वेक्स जो आपका लेंस होता है वो आपका इक्वल है आपका कनकेव मिरर के, और जो आपका कनकेव लेंस होता है वो आपका इक्वल है कन्वेक्स मिरर के। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर के इक्वल है, कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर के इक्वल है। तो इसमें से आप एक चीज याद कर लोगे तो दूसरी के साथ ही आप एडजस्ट करके याद कर सकते हैं। तो कन्वेक्स लेंस आपके कैसे होते हैं? हम सभी को पता है कि कन्वेक्स लेंस हमारे लाइट्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, तो कनकेव मिरर भी वही काम करेगा। और कनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, तो कन्वेक्स मिरर भी वही काम करेगा। तो जिस कंडीशन के अंदर आपकी चीजें एक
पॉइंट फोकस आपको करनी है। जैसे कि सोलर कुकर की अगर मैं बात करूं तो वहां कौन सा लेंस या कौन सा मिरर वहां पे यूज होगा, वहां पे आपका कनकेव मिरर यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सोलर एनर्जी जो आपकी उस मिरर के ऊपर टकरा रही है या उस लेंस पे जो टकरा रही है वो आपको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करनी है ताकि आपका खाना या आपका पानी जल्दी गर्म हो जाए। ठीक है, तो सोलर डिवाइसेस के अंदर ये यूज होता है। ये समझ में आ गया? आ गया। अब और बढ़ते हैं आगे की तरफ हम इसी में। मिरर, हमारा कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज एज वेल एज रियल इमेज। आपका जो कन्वेक्स मिरर है, हमेशा याद रखना है आपको, जो जब भी आप कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा कन्वेक्स मिरर। जबकि आपका कनकेव मिरर है वो आपका वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो आपकी रियल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो दोनों तरह की आपकी इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। कौन? कनकेव मिरर। ठीक है, अब कौन सी पोजीशन पे क्या होगा वो समझ लेते हैं एक बार, है ना। इसको और यहां पे ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूं एक छोटा सा कि इधर से आपका लाइट आ रही है, ये आपका कनकेव मिरर है, दिस इज योर फोकस, दिस इज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका यहां पे इंफिनिटी हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अब मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कहां है, वो है आपका इंफिनिटी पे 1, है ना। तो आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी? इमेज आपकी बनेगी आपकी फोकस के ऊपर। कहां पे? यहां पे। ठीक है, अब आपका बियॉन्ड सी है, मतलब यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी आपकी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहां बनेगी। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो कहां होनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो कहां बनेगी आपकी इमेज? आपकी बनेगी बियॉन्ड सी, है ना, तो यहां बन जाएगी आपकी इमेज। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा हुआ है तो कहां जाएगी आपकी इमेज? आपकी इमेज बन जाएगी इंफिनिटी के ऊपर। ये बातें क्लियर है? क्लियर है। ये याद करना भी इजी हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बहुत इजी। लेकिन एक केस, लास्ट केस इसमें ऐसा आता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस है ना, फोकस और दिस इज योर पोल, पोल के बीच में है तो आपकी इमेज कहां बनेगी? तो वो इधर नहीं बनेगी, वो हमारे इधर बन जाएगी, यहां पे। ठीक है, दिस इज 6th, ये आपको याद रखना है इसमें। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको और डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस तरह की इमेज होगी आपकी। जब भी इंफिनिटी के ऊपर होगी तो फोकस के ऊपर आपकी इमेज बन रही होगी हाईली डिमिनिश्ड, कितने डिमिनिश्ड? ऑलमोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा कुछ होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं बियॉन्ड सी, अगर हमारी चीज, इसको आप ऐसे टेबल बना के आप फटाफट याद कर सकते हैं, इधर इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, है ना। तो ये तो आप याद कर सकते हैं, ये तो याद हो गया, हम एग्जाम में अब इसको गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, साइज की बात करें, हाईली डिमिनिश, फिर सेम साइज, फिर आपका एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, और यहाँ पे लास्ट वाला भी आपका एनलार्ज होगा। ऊपर वाली जितनी भी इमेजेस हैं आपकी रियल एंड इन्वर्टेड हैं, सिर्फ 6th केस में जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, सिर्फ उसी केस के अंदर आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट आई होप आप लोगों को नहीं होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक केस बनता है या तो हमारी इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो सकता है, या हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के अलावा कहीं पे भी हो सकता है। या तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा? इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी पे नहीं है तो वो हमारा कहीं पे भी हो सकता है, सेम ये 5 पोजीशंस पे हो सकता है। लेकिन इन सभी केसेस में इसमें आपको याद रखना है, जब आप कन्वेक्स, ये आपके केसेस हैं कनकेव मिरर के, जो आपके स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहे हैं कनकेव मिरर के, सेम आपके केसेस रहेंगे आपके कन्वेक्स लेंस के लिए। अब बात कर रहे हैं हम कन्वेक्स मिरर के बारे में कि उसमें 2 केसेस बनते हैं, या तो आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी पे नहीं है तो इन्हीं 5 जगह में से कहीं पे होगा। तो हर केस में आपकी जो इमेज है वो आपकी छोटी बनेगी। एक्चुअल साइज से जो आपकी इमेज का साइज होगा वो हमेशा डिमिनिश्ड ही रहेगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर सर, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो डाउट कहां पे है? इमेज कहां बनेगी? अगर इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पे है कोई भी चीज तो वो आपका पोल यहां पे फोकस पे बनेगा। उसमें भी ये केस आपका फर्स्ट केस सेम रहेगा कि वो फोकस पे बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अगर, लेकिन वो उसको छोड़ के, यानी कि मैं बोल रहा हूं इंफिनिटी को छोड़ के बाकी 5 में से किसी भी पोजीशन के ऊपर है तो इमेज कहां बनेगी? ये आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।
आप मुझे बताएंगे, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी इमेज फॉर्म कहां पे होगी, ये आप मुझे नीचे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे हर केस के अंदर आपकी जो इमेज होती है वो बनेगी आपका बिहाइंड द मिरर बिटवीन पॉल एंड फोकस, यहां पे कहीं पे आपकी इमेजेस बन रही होंगी और हर केस में आपकी डिमिनिश्ड यानी साइज से छोटी इमेज ही आपकी बनेगी। ये याद हो गया, यही याद करना है, इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट इस चैप्टर से देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा यहीं से आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि हम कहते हैं इतने नंबर का चश्मा हमें चिड़ा हुआ है, उतने नंबर का चश्मा हमें चिड़ा हुआ है, तो वो कैसे निकालते हैं? पावर इज मेजर्ड इन डायप्टर, ये आपके फोकस के बेसिस पे निकाला जाता है कि आपका फोकस 1/f है ना, वो कहां बन रहा है, उस बेसिस पे आपकी पावर निकाली जाती है, कोई डाउट नहीं है। मैग्निफिकेशन निकालने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, क्या हो सकता है सर कि आपकी इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, या फिर इमेज की आपके पोल से दूरी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी, इन दो बेसिस पे, इन दो फॉर्मूलाज के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप मैग्निफिकेशन बता सकते हैं कि कितना मैग्नीफाई करके आपकी इमेज आपके सामने आई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमने किसी चीज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि यार वो मीडियम की डेंसिटी है जो वो क्या है, इस चीज को ये आपका डिफाइन करता है, ये कह सकते हैं हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हमारा कहलाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, मीडियम 2 की आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में क्या है, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका वेलोसिटी लिखते हैं मीडियम 1 की डिवाइडेड बाय मीडियम 2। क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ऊपर भी आपका वेलोसिटी है और नीचे भी आपका वेलोसिटी है, तो ऊपर वाले की डायमेंशन से नीचे वाली डायमेंशंस कट जाएंगी, तो इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। आपको याद करना है फॉर्मूला फोकल लेंथ के लिए, एक मिरर फॉर्मूला होता है और एक आपका लेंस फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये याद क्यों होना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है। क्या आपका मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है आपका क्या, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। अब इसी में अगर मैं यहां पे माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा आपका लेंस फॉर्मूला, अगर यहां पे प्लस है तो ये है आपका मिरर फॉर्मूला, अगर यहां पे माइनस है तो ये है आपका लेंस फॉर्मूला। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा इसमें भी। और आपका लेंसेज का यूज कहां कहां किया जा सकता है, कनकेव लेंस, आपका डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, ये मैं बता चुका हूं, माइक्रोस्कोप्स के अंदर इसका यूज होता है, और इसके अलावा इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज किया जा सकता है, सिंपल में भी यूज किया जा सकता है, टेलीस्कोप में यूज किया जा सकता है, कैमराज में यूज किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जहां पे इनका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में बात करें तो रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, और लेंस तो होता ही है ना। तो रेटिना डिटेक्ट करता है, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है आपकी, जहां पे डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, एक आप तरह की जो हमारी इमेज फॉर्म होती है ना, हम कहते हैं हमारी इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना के ऊपर होती है, तो जितनी भी लाइट आ रही है, जितना भी कलेक्ट हो रहा है वो रेटिना के ऊपर आपका कलेक्ट होता है। ये कॉर्निया क्या होता है, कंट्रोल्स द फोकस ऑफ द एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई, कि आपकी जो लाइट एंटर कर रही है अपनी आंख के अंदर वो उसका फोकस कहां रहेगा, वो आपका कॉर्निया डिसाइड करता है। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को आपका ये डिसाइड करते हैं कि प्यूपिल का साइज क्या होना चाहिए, और प्यूपिल क्या करता है, ये रेगुलेट करेगा कि आपकी आंखों के अंदर लाइट कितनी जानी चाहिए। जैसे अगर आप बहुत तेज रोशनी में जाओगे तो आपके प्यूपिल की का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अंधेरी जगह पे जाओगे तो आपके प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों हो जाएगा, ताकि इसके अंदर ज्यादा लाइट एंटर कर सके, ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो आपको ज्यादा साफ दिखाई देगा। ठीक है, सेम चीजें आपकी मोबाइल के कैमराज हैं, या जो कैमराज हम यूज करते हैं फोटो शूट करने के लिए, फोटोज क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, सेम कंसेप्ट आपका वहां पे यूज किया जाता है। लेंस क्या होता है, लेंस प्रोवाइड करता है आपका फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हमारी इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। कहां बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऐसे फिनोमेना एसोसिएटेड विद डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक बात, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात शुरू हुई है तो वो कर ही लेते हैं कि वो होता क्या है ना। जब अच्छा हमें रिफ्लेक्शन पता है, रिफ्लेक्शन पता है सर हमें,
है ना, ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। हमें रिफ्रैक्शन पता है सर, ये ऐसे जाना चाहिए था बट ये सीधा नहीं जाता है, ये आपका टेढ़ा जाता है। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, ये अंदर की तरफ बैंड करता है, ये बाहर की तरफ बैंड करता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब ये बैंड कर रहा है ना, जैसे बाहर की तरफ बैंड किया है इसने, ठीक है, ऐसे बैंड किया, अगर मैं इसको यहाँ से भेजता वहाँ से भेजने की जगह, तो ये और बैंड करता, इसको मैंने ऐसे भेजता तो ये और ऐसे जाता, इसको इसी की एक एंगल के ऊपर मैं इसको ऐसे भेजूंगा, ये ऐसे इसके पैरेलल जाएगा। अब इससे नीचे जैसे मैं इसको भेजूंगा तो ये टकरा के वापस इसी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे होना रिफ्लेक्शन चाहिए था, लेकिन एंगल आपका सही ना होने की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया है, और इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपका रेनबो के अंदर ये तीनों कंसेप्ट आपके यूज होता है। कैसे होता है, ये मान लो आपकी है एक रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप में सन की रेज आई, आ गई है सर, उसके अंदर एंटर किया, एंटर कर लिया, कोई इशू नहीं है। एंटर करने के बाद आपका जैसे एंटर होती है वो डिस्पर्स कर जाती है। डिस्पर्जन मतलब आपकी लाइट 7 कलर्स के अंदर टूट जाती है, अलग अलग लाइट्स के अंदर टूट जाती है, हमने मान लिया। उसके बाद यहाँ पे TIR का फॉर्मूला, TIR आपका टेक प्लेस करता है, उसकी वजह से स्पेक्ट्रम बनता है, वो अंदर से फिर बाहर निकलता है, यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन होता है, और आपका रेड, आपका वॉयलेट, आपको बाकी कलर आपको देखने को मिलते हैं, विबग्योर के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है विबग्योर। तो जो सबसे ज्यादा आपका डेविएट होता है अपने पाथ से, वो कलर कौन सा है, वो कलर है वॉयलेट, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है रेनबो का। तो आपका पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन ये आता है, जब आपका रेनबो क्रिएट होता है तो कौन सा फिनोमिना उसके अंदर होता है, तो वहां पर आपका डिस्पर्जन हो रहा है, आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीन चीजें आपकी वहां पे हो रही होती हैं जब आपका रेनबो फॉर्म होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर, तो इसको कहा जाता है क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेड कलर ड्राइव्स द लीस्ट, रेड कलर आपका सबसे कम, और वॉयलेट कलर आपका सबसे ज्यादा डेविएट होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसी की वजह से टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है सर, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताओ ना। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम देखते हैं कि खिड़की से एक रे हमें दिखाई देती है हमारे घर के अंदर आती हुई, और उसके अंदर कुछ धूल के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। एक तरीके से हम कहें तो वो ही आपका टिंडल इफेक्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, रेडिनेस, आपका जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो वो उस टाइम पे पूरा आसमान लाल हो जाता है। वो लाल क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ एज कंपेयर टू रेड, तो इस रीजन से वो ज्यादा आपका क्या करता है, स्कैटर करता है ना। तो किसकी शॉर्टर वेवलेंथ है, ब्लू की। सबसे ज्यादा आपका डेविएट कौन सा होता है, वॉयलेट, ठीक है, ठीक है जी। रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू ए प्रिज्म, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इससे क्या क्या होता है, रिफ्रैक्शन से क्या क्या होता है, ये आपके फिनोमिना बेसिस आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैसे, एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रेनबो फॉर्म होता है तो वहां पे क्या क्या होता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई किस वजह से होता है, वो अभी हमने पढ़ा कि हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्जन की वजह से होता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होता है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं हमारे, क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से। एडवांस सनराइज या डिलेड सनसेट जो हमें दिखाई देता है वो भी किस वजह से दिखाई देता है, वो भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आई डिफेक्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई डिफेक्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको कौन सा इसमें याद करना है। अभी क्या क्यों होते हैं आई डिफेक्ट्स, क्या होता है कि या तो पास का नहीं दिखाई दे रहा होता या हमें दूर का नहीं दिखाई दे रहा होता। अब पास का क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारी जो इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म होनी चाहिए थी वो रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रही है। तो कहां हो रही है, या तो वो रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है या वो रेटिना के बाद में फॉर्म हो रही है। तो उसको ठीक कैसे करते हैं, उसके लिए लेंसेज यूज करते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, यही यूज है उनका। कि अगर वो हमारे रेटिना से पीछे फॉर्म हो रही है तो हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज करके उसको आगे शिफ्ट कर देंगे, और अगर वो हमारी रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो रही है तो कनकेव लेंस का यूज करके हम उसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, है ना, कि आई डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। एक होता है आपका मायोपिया, एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है आपका नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष सोच के या नियर साइटेडनेस सोच के हम समझते हैं कि पास का नहीं दिख रहा होगा इस बंदे को, नहीं, ऐसा नहीं है।
नियर साइटेडनेस में पास का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और फार साइटेडनेस में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? मायोपिया को आपको ठीक करने के लिए आपका कनकेव लेंस यूज किया जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए आपका कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। अब इसमें कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा कहां यूज होगा, तो आपको नियर और फार से याद कर सकते हो आप इसको, है ना, कि नियर में फार से ज्यादा वर्ड होते हैं, है ना, नियर में फार से ज्यादा वर्ड यूज होते हैं, और आपका कनकेव में कन्वेक्स से ज्यादा वर्ड यूज होते हैं। तो नियर साइटेडनेस के लिए कनकेव लेंस यूज होगा, और आपका फार साइटेडनेस के लिए कन्वेक्स लेंस यूज होगा। ये जस्ट आपका एक याद करने का तरीका है, और इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो आगे बन जाती है या पीछे बन जाती है, उसके बाद आप उसको रेटिना के ऊपर फिक्स करने के लिए आप एप्रोप्रिएट लेंस यूज करते हैं, एक एप्रोप्रिएट पावर का। और आपका एक होता है आपका प्रेसबायोपिया, कॉजेस ग्रेजुअल वीकनिंग, आपकी सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं यहाँ पे, और आपकी जो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, ना तो आपको दूर का साफ दिखाई दे रहा होता, ना आपको पास का साफ दिखाई दे रहा होता, तो इसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम समझते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज किसी भी चीज के अंदर चार्ज हो सकता है, चार्ज पर यूनिट टाइम आपका कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट हम पढ़ चुके हैं आज ही पहले, क्या होती है? वो होती है आपकी एम्पियर, जिसको डिनोट किया जाता है ए की हेल्प से। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब आपका इलेक्ट्रिक करंट आप एक क्लोज पाथ के अंदर आपका मूव करता है तो उसको एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस के बारे में हम समझे तो जो आपके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते टाइम जो रुकावटें आती हैं वो रेजिस्टेंस कहलाती हैं। रेजिस्टेंस के ये दो फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए कि अगर आपने रेजिस्टेंस आपके एक सर्किट के अंदर सीरीज में लगे हुए हैं तो वो कैसे ऐड होंगे? तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे अगर वो सीरीज के अंदर हैं, तो वो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर वो पैरेलल लगे हुए हैं तो इट विल बी 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है आपका, है ना? और ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V इज इक्वल टू IR। I क्या है? करंट है, R क्या है? आपका रेजिस्टेंस है, और V क्या है? यहाँ पे आपका पोटेंशियल है। पावर का रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना? मैंने बताया था पावर क्या होता है? रेट होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वही आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क करेगी। तो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पावर का हमने यूज किया है कि 1 किलो वोट आवर के अंदर कितना आपकी वॉट्स होते हैं, कितनी यूनिट्स होते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन आपका पहले एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि 1 किलोवाट आवर के अंदर आपके कितने आपका वॉट्स होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। और इतना आपका जो मीटर होता है ना उसके अंदर एक यूनिट के इक्वल होता है ये, ठीक है, सिंगल यूनिट। दीज आर आपके सिंबल्स जो हम यूज करते हैं एक सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए, जहां पे हम रेजिस्टेंस को इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पे रियोस्टैट के लिए या आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए दो सिंबल होते हैं कि एक नॉर्मल रेजिस्टेंस हमने बनाया, या तो उसमें से एरो दिखा देंगे या ऊपर से ऐसे करके एक एरो लगा देंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें अगर बाकी हैं वो है आपका रेजिस्टेंस किस किस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है। आपका रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके अगेन टेम्परेचर के। यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे डिपेंड करेगी, एरिया पे भी डिपेंड करेगी, और किस चीज पे डिपेंड करेगी? और डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल कैसा आपका मटेरियल ही ऐसा हो जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या आपका मटेरियल ऐसा हो जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल कम है, तो उस चीज के ऊपर भी डिपेंड आपकी रेजिस्टेंस करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड, अच्छा याद रखना है हमें, वो रेजिस्टेंस करती है। एक बार सेम क्वेश्चन आ गया था लेकिन वहां पे रेजिस्टिविटी दे दिया था। क्या रेजिस्टिविटी भी इन चीजों पे डिपेंड करेगी? यस और नो? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, आपका कहलाता है कि वर्क डन। सेम चीजें। डेंजर ऑफ मिसहैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अगर आप अच्छे से इलेक्ट्रिकल आपकी जो चीजें हैं उनको अच्छे से अगर आप यूज नहीं करते हैं, हैंडल नहीं करते हैं, तो आपको शॉक लग सकता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। रेजिस्टिविटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, या रेजिस्टिविटी क्या होती है वो आपके लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये आपको याद रखना है। क्या? H इज इक्वल टू
I²RT, ठीक है। और 1 कैलोरी की क्या वैल्यू होती है? 1 कैलोरी की वैल्यू होती है 4.18 जूल, 4.18 जूल। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको दिया गया है। और आज की तरफ बढ़ते हैं, हमारे आज के लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि आपका एक मैग्नेट आप ले सकते हो, आपने मान लो बार मैग्नेट ले लिया, तो उसके जो चारों तरफ का एरिया है जहां पे आप उसका पोटेंशियल फील कर सकते हो, वहां वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। वो एरिया जहां पे आप उसके चारों तरफ उसका फोर्स आप फील कर पा रहे हो, वो आपका उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये हमारे काम का है। अर्थ वायर विद ग्रीन इंस्ट्रक्टर, सेफ्टी मेजर टू टेक केयर। एक आपकी ना, आपने स्विच बोर्ड के अंदर देखा होगा, आपकी जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, जो सर्कल होता है, वो आपका अर्थिंग के लिए यूज होता है। अब अर्थिंग के लिए क्यों यूज होता है वो आप, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे जब आप अप्लायंसेस को यूज करते हैं, इसलिए लगता है। या आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो ये सेम कलर्स होते हैं हमेशा इन चीजों के, कि आपका जो अर्थिंग के लिए वायर होती है उसका कलर क्या होगा, आपकी लाइव वायर का कलर क्या होगा, आपकी न्यूट्रल वायर का कलर क्या होगा। तो आपकी जो आपकी अर्थिंग के लिए वायर यूज होती है वो आपके ग्रीन कलर की होती है, आपकी जो न्यूट्रल वायर होती है वो आपकी ब्लैक कलर की होती है, और आपकी जो लाइव वायर होती है वो आपकी रेड कलर की होती है। आपकी जो न्यूट्रल और जो आपकी लाइव वायर है, ये दोनों आपका इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने का काम करती हैं आपके घर के अंदर। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज आपका आपके घर में ओवरलोडिंग से आपको बचाने के लिए यूज किया जाता है, कि जैसे ओवरलोडिंग होगी तो फ्यूज आपका पिघल जाएगा और आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया था क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया, वो जहां पे हमें उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर हमें महसूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में फॉर्म होती हैं। अगर करंट हमारा अपवर्ड फॉर्म होता है, करंट अपवर्ड फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? अगर हमारा करंट अपवर्ड जा रहा है एक सोलेनॉइड के अंदर, तो हमारी मैग्नेटिक लाइंस आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी। और अगर हमारा करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लॉकवाइज फॉर्म होंगी। अब इसको कैसे समझ सकते हो आप? इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपकी जो उंगलियां हैं ये आपका एंटी क्लॉकवाइज शो कर रही हैं आपको, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और अगर ये नीचे जाएगा तो आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज फॉर्म कर रही हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपकी करंट की डायरेक्शन ये है तो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, डन। और इसके अलावा आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन के अंदर जाती हैं। तो वो आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपका जा रही होती हैं एक बार मैग्नेट के अंदर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पाथ अलोंग विच द इमेजिनरी फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिव लाइन डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। कि अगर आपको किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वहां का टेंजेंट आप निकाल देंगे तो वो आपको पता लग जाएगा। अब आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन बच गया है वो है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको आना चाहिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस पोजीशन के अंदर आपका जो होता है फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, करंट किस डायरेक्शन में होगा और मोशन किस डायरेक्शन में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या करेगा, वो दो चीजें आपको दे देगा, आपको फील्ड दे देगा और आपको थ्रस्ट मोशन दे देगा। आपसे पूछ लेगा करंट की डायरेक्शन क्या होगी, या फिर आपको फील्ड और करंट देके आपसे थ्रस्ट की मोशन पूछ लेगा कि वो किस डायरेक्शन में होगी। तो आपकी जो फोर फिंगर होती है वो आपका फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो आपका थंब होता है वो आपका थ्रस्ट मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी जो मिडिल फिंगर होती है वो आपके करंट के डायरेक्शन को यहाँ पे आपका डिटरमाइन करती है, बताती है, ठीक है। आई होप आपको ये डिस्कशन आज का हमारा समझ में आया होगा। अब होमवर्क आपका क्या है? अब आपका होमवर्क ये है कि पिछले 5 साल के जो भी आपके सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स पोर्शन से, तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन होंगे? मैक्सिमम हो गए हमारे पास 5 साल में 10 पेपर हुए हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। तो आपका होमवर्क है वो 100 क्वेश्चन करना, वो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। वो 100 क्वेश्चन करने के बाद इसमें से 90% क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। जो 10% क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट आ जाता है तो सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चाहें तो वहां भेज सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप हमें सेंड कर दीजिए, आपकी इंडिविजुअल लेवल पे सबकी क्वेरीज को ले लिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर मैराथन वीडियो चाहते हैं कि आपकी एक वीडियो के अंदर उस सब्जेक्ट को आपका कंप्लीट कवर कर दिया जाए, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CDS 2 के लिए या NDA 2 के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्रॉम जीरो से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सब चीजें कवर करवाई जाएंगी। साथ में आपको SSB के लिए भी गाइड किया जाएगा इसी के अंदर, और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।